लास्ट में हमने मिक्सचर पढ़ा था, दो प्रकार का, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। नीचे लिखो, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण। पहला लिखो, सॉलिड मिक्सचर, ठोस मिश्रण। ठोस मिश्रण, ऐसे ना, ठोस ठोस मिश्रण, यानी जब दो चीज ठोस पदार्थ में हो, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ठोस ठोस मिश्रण। ठोस ठोस मिश्रण के एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे पीतल, सीमेंट, बारूद। पीतल एक एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है, तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है, अभी अपन लिखवाएंगे इसके बारे में। सीमेंट है, ये भी बाद में पढ़ लेंगे, सीमेंट, बारूद, ये तीनों क्या है, मिश्रण है, और एक कैसे मिश्रण है, ठोस ठोस मिश्रण है ये। दूसरा देखो, ठोस द्रव मिश्रण। ठोस द्रव, ठोस द्रव मिश्रण का मतलब होता है किसी द्रव में कोई अपन ठोस मिलाए, जैसे दूध में अपन चीनी मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया, ठोस द्रव मिश्रण हो गया। जैसे फलों का जूस है, उसमें अपन ठोस पदार्थ भी मिलाते हैं, लिक्विड भी है, तो फलों का जूस भी किस में आएगा, ठोस द्रव मिश्रण में आएगा। तो ठोस द्रव मिश्रण में लिखना, चीनी तथा जल का विलयन, चीनी तथा जल का विलयन, नमक तथा जल का विलयन, नमक तथा जल का विलयन, चीनी तथा दूध का मिश्रण, चीनी तथा दूध का मिश्रण, समुद्र का जल, समुद्र के जल में नमक होता है, समुद्र का जल, शरबत, फलों का रस आदि। फलों का रस आदि। तो ये सभी कैसे मिश्रण हैं, ठोस द्रव मिश्रण है। तीसरा लिखो, द्रव द्रव मिश्रण, द्रव द्रव मिश्रण। द्रव द्रव में जैसे दूध और, दूध में अपन पानी मिलाते हैं, तो दूध और जल का मिश्रण द्रव द्रव मिश्रण, जैसे दूध तथा जल का मिश्रण। तरल को द्रव गैस मिश्रण, द्रव गैस, लिक्विड एंड गैस। द्रव गैस का क्या एग्जांपल होगा, सोडा वाटर, जल प्लस CO2, सोडा वाटर। को गैस गैस मिश्रण, गैस गैस मिश्रण, जैसे जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो जब गैस गैस मिलता है तो उसको गैस गैस मिश्रण कहते हैं, जैसे जल गैस, प्रोड्यूसर गैस आदि। अगला को ठोस गैस मिश्रण, सॉलिड गैस मिक्सचर, ठोस गैस मिश्रण। क्या एग्जांपल होगा ठोस गैस का, ठोस गैस मिश्रण का एग्जाम्पल होगा, जैसे कार्बन के कण होते हैं, धुआं, धुआं जो होती है ना, धुआं में कार्बन कण होते हैं,
और वायु में उपस्थित होते हैं। तो वायु तो क्या हुए वहां पर गैस, और कार्बन कण को क्या हुए ठोस। तो कार्बन के कण, या अपन धुआं लिखो डायरेक्ट, धुआं, स्मॉग, धुआं, धुआं ब्रैकेट में लिख लो, कार्बन के कण प्लस वायु एयर, कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एयर। नेक्स्ट लिखो गैस ठोस द्रव मिश्रण, गैस ठोस द्रव मिश्रण, गैस ठोस द्रव मिश्रण, गैस ठोस द्रव मिश्रण, यानी जिसमें गैस का भी यूज होता है, गैसीय अवस्था में भी, ठोस में भी, द्रव में। जैसे कोको कोला, CO2 गैस भी होगी, शक्कर वगैरह मिलता है, केमिकल मिलता है, और पानी भी मिलता है। ठोस द्रव गैस मिश्रण कोको कोला। वायु क्या होती है आपसे, वायु क्या है, तो वायु याद रखना है मिश्रण है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी गैसों का मिश्रण होती है। तो नीचे तो वायु एक मिश्रण है जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन आदि का मिश्रण होती है। आदि का मिश्रण होती है। तो ये अपन ने पढ़े थे मिश्रण के उदाहरण। मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक तत्वों तथा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो प्राप्त होने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी। होमोजीनियस का मतलब तो होता है जिसके प्रत्येक पार्ट में उसका केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट हो, सही हो, एकदम बिल्कुल सब कुछ हो। जैसे शिकंजी का कोई भी एक पार्ट ले लो, उसमें वो जल, नमक, चीनी सब उपस्थित होंगे, तो वो तो कहलाता है समांगी। और यदि अलग अलग हैं तो उसको क्या कहेंगे, विषमांगी। जैसे तेल जल में नहीं घुलता है, तो तेल और जल को आप कितना भी मिला लो फिर भी वो समांगी नहीं बनेगा, वो कैसा रहेगा, विषमांगी ही रहेगा। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ जाते हैं कि जैसे धुआं है, किस प्रकार का मिश्रण है, ठोस द्रव मिश्रण है, गैस गैस मिश्रण है, ठोस द्रव गैस मिश्रण है। तो धुआं, धुएं में क्या होता है, कार्बन कण होते हैं और वायु होती है। कार्बन कण ठोस अवस्था में होते हैं, वायु गैस अवस्था में होती है, तो वो कैसा हो गया, गैस ठोस मिश्रण। जैसे कोको कोला है तो कोको कोला में केमिकल ठोस अवस्था में होता है, कुछ शक्कर सैकरीन डालते हैं। इसके अलावा गैस CO2 का यूज होता है ये कोल्ड ड्रिंक्स में, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनता है। और लिक्विड के लिए अपन जल का प्रयोग करते हैं ये सभी जगह, तो कोको कोला। इसके अलावा जैसे गैस गैस मिश्रण, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस गैस मिश्रण नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक पर्टिकुलर गैस है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को मिला दी जाए तो उस गैस को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होती है तो उसको क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं, भाप अंगार गैस कहते हैं, इसको वायु अंगार गैस कहते हैं। दोनों का उपयोग फ्यूल के रूप में होता है। तो ये किस प्रकार का मिश्रण है, गैस गैस प्रकार का मिश्रण। ऐसे पीतल है, पीतल में क्या मिलता है, तांबा प्लस जस्ता मिलता है। अब तांबा और जस्ता दोनों क्या ठोस अवस्था में, तो इसको क्या कहेंगे, ठोस ठोस मिश्रण कहेंगे। सीमेंट है, सीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जिप्सम है, ये सभी क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सीमेंट कहेंगे। बारूद है, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह है, इसके अलावा कुछ अन्य यौगिक हैं, तो वो सारे ठोस अवस्था में होते हैं, तो ये भी क्या है, ठोस ठोस मिश्रण होता है। अब नीचे लिखना, तत्व तीन प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। सबसे पहला लिखना धातु, मेटल्स, मेटल्स। एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, एक बार टीचर रीट भर्ती परीक्षा में पूछा था, टीचर भर्ती परीक्षा में, कि धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं कहूं कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, गलत है या सही है, गलत है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है,
गलत है। सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। चोट मारने पर सभी धातु फैलती है, नहीं। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो गलत है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो वो क्या होगा, सही होगा। प्राय का मतलब अक्सर। भाई मोस्टली जितनी धातु है उनमें से मोस्टली 90%, 95% कैसी मिलेंगी, ठोस होंगी, ये बात सही है। एक एक दो दो अपवाद हैं भाई। पारा है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो एक ही तो है। पारे के अलावा जैसे गैलियम है, सीजियम है, ये जो धातु होती है कैसी अवस्था में होती है, द्रव में होती है, लेकिन बाकी सभी कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में। धातुएं चमकदार होती हैं, नहीं, धातुएं प्राय चमकदार होती हैं, सभी धातु चमकदार नहीं होती हैं। सब प्राय धातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी दोनों गुण पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते हैं, प्राय धातुओं में जनरली हम शब्द का यूज करेंगे। विद्युत की सुचालक कंडक्टर होती हैं, हीट कंडक्टर होती हैं, इसमें भी क्या करेंगे अपन, जनरली वर्ड का यूज करेंगे। तो उसमें इसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी धातुएं ठोस होती हैं या सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं, नहीं, प्राय धातुएं ठोस होती हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, कुछ प्रश्न हैं धातुओं पर पूछ जाते हैं। हमने सबसे पहले आदि मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। और एक प्रश्न आता है कि मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु तो कौन सी है, आयरन, Fe। और सबसे ज्यादा सबसे पहले किसका यूज किया था, तांबे का प्रयोग किया था। एक प्रश्न आता है, सिक्का धातु किसको कहते हैं। पुराने जमाने में सिक्के चलते थे, आज भी चलते हैं, तो सिक्का धातु बनाने में किस किस धातु का प्रयोग होता है। मेनली सिक्का बनाने में आजकल और भी कई सारे मेटल्स का यूज होने लग गया है, बाकी स्पेशली सिक्का धातु पूछे तो याद रखना सोना, चांदी और तांबा, गोल्ड, अर्जेंटम और तांबा कॉपर, ये तीन धातु ऐसी हैं जिनका यूज सिक्का बनाने में आदिकाल से चला आ रहा है, इन्हीं को कॉइन मेटल कहते हैं। अब यह तो एक मुर्ज धातु होती है जो कि एक एलॉय होती है, मिश्र धातु होती है, उसका यूज सिक्का बनाने में करते हैं। लेकिन स्पेशली यदि अपन पुराने जमाने के अकॉर्डिंग देखें, किताबों के अकॉर्डिंग, तो सिक्का धातु किसको कहते हैं, सोना, चांदी तथा तांबे को कहा जाता है। एक प्रश्न आता है, सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है। सर्वाधिक हल्की धातु याद रखना लिथियम होती है। कौन सी होती है, लिथियम। सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। यदि प्रश्न आए कि उद्योग धंधों में काम में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है, उद्योग धंधों में जो इंडस्ट्री में यूज में आती है, लिथियम का यूज इतना ज्यादा इंडस्ट्री में नहीं होता है। उद्योग धंधों में काम में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है, मैग्नीशियम। सर्वाधिक जो डक्टिलिटी, तन्यता का गुण जो होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, वो किसमें होता है, सोने में होता है। किसमें होता है, सोने में। ऐसा बताते हैं कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, बिल्कुल पतला। इसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं प्राय दो ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन याद रखना पारा, गैलियम और सीजियम, ये तीन धातु ऐसी होती हैं जो कौन सी अवस्था में होती हैं, द्रव अवस्था में, लिक्विड फेज में पाई जाती हैं। एक प्रश्न आता है, ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो इतनी मुलायम होती हैं कि जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखना, एक तो सोडियम होती है, एक पोटेशियम होती है, और एक फास्फोरस भी बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता, फास्फोरस को भी अपन इजीली काट सकते हैं। तीनों धातुएं इतनी मुलायम होती हैं, इतनी चिकनी होती हैं कि आसानी से इनको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को कहां रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि खुले में रखने पर यह वायु के साथ क्रिया करके तीव्र रंग की, पीले रंग की ज्वाला के साथ जलने लग जाता है। इसी सोडियम को कहां रखा जाता है, केरोसिन तेल में। और फास्फोरस को कहां जाता रखा जाता है, याद रखना ठंडे जल में रखते हैं। जो श्वेत फास्फोरस होता है, पीला फास्फोरस, फास्फोरस के भी कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे एक तो रेड फास्फोरस होता है, एक व्हाइट या पीला होता है, और एक ब्लैक फास्फोरस भी होता है। तो एक प्रश्न आता है कई बार कि श्वेत फास्फोरस को कहां रखा जाता है, तो ठंडे जल में रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखने पर यह भी जलने लग जाता है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का होता है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन। बुलीफॉर्म इसका लैटिन नाम होता है, डब्ल्यू इसका वो है प्रतीक सिंबल। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे कम गलनांक वाली धातु की बात करें तो सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है, एजी मरकरी, जिसका गलनांक होता है लगभग -38 या लगभग -39 डिग्री सेल्सियस होता है, -38.83,
38.83 डिग्री सेल्सियस है, लगभग इसको कितना मानते हैं, 39 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व पूछे तो याद रखना कौन सा है, ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न चलो, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व भी कौन सा है? ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न आता है, भूपर्पटी या पृथ्वी अर्धकृष्ठ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। और एक प्रश्न आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सबके आंसर अलग अलग हैं, याद रखना, जैसा प्रश्न वैसा ही आंसर होगा। सबसे ज्यादा गैसों के रूप में पूछे नाइट्रोजन, धातु के रूप में पूछे अर्धकृष्ठ पे एल्यूमिनियम, तत्व के रूप में पूछे तो क्या होगा? ऑक्सीजन। और मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सेकंड नंबर पर आता है कार्बन, 18%। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। क्योंकि हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, जितने भी पार्ट फूड पार्ट लेते हैं, सबका ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनती है बॉडी में? CO2 बनती है। बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में तो यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार आ जाते हैं। एक प्रश्न आता है, भय धातु किसको कहा जाता है? भय धातु, डरने वाली धातु किसको कहते हैं? भय धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को। एक प्रश्न आया था एक बार कि अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो सन 1945 में दो परमाणु बम गिराए गए थे, उन एटम बम में फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? इसमें ऑप्शन यूरेनियम भी था और प्लूटोनियम था। अधिकतर बच्चे यूरेनियम ही समझते हैं, लेकिन यूरेनियम का यूज नहीं किया था। किसका किया था वहां पर? प्लूटोनियम का किया था। और वो इतना विशाल खतरा था, या आज तक भी उसका इतना संक्रमण का जो प्रभाव है वो इतना है कि आज भी वहां बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, खेतीबाड़ी वहां पर नहीं होती है, भूमि बंजर पड़ी हुई है। और हाइड्रोजन बम जो होता है, ये परमाणु बम से लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आप सोचो, परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे ये हालात हैं, तो हाइड्रोजन बम से क्या हालात होंगे? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। याद रखना, सबसे हल्की गैस जनरली अपन हीलियम को मानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑप्शन में मिलता नहीं है। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में है तो फिर आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। लेकिन हाइड्रोजन का भंडारण करना इसका इतना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए जनरली हाइड्रोजन का यूज जनरली नहीं करते हैं। हाइड्रोजन का यूज केवल एयर जेट विमानों में ईंधन के रूप में होता है। बाकी हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। जब दुनिया में से LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो किसका यूज होने लगेगा? हाइड्रोजन का यूज होगा। और हाइड्रोजन एक तरीके से, भाई दुनिया में पानी तो अथाह है ही, पानी की भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है अभी। जब पानी समाप्त हो जाएगा तो ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पानी समाप्त हो जाएगा तो अपन लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, सजीव प्रजाति नष्ट हो जाएगी, तो ईंधन चाहिए किसको? फिर तो ये मान लो कि पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो जब तक पानी है, पानी से हाइड्रोजन बनाया जाएगा, और हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य का क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, भाई ये जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये तो एक तरीके से क्या है? खनिज पदार्थ है। और खनिज पदार्थ तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। भाई खनिज जो खानों से निकाले जाते हैं वो तो कभी खत्म हो सकते हैं। कभी का मतलब है कि भाई हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300, कब खत्म हो जाए, तो वो तो खत्म हो सकते हैं। लेकिन जल अभी खत्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जल चक्र चलता रहता है। केवल 2% जल ही ऐसा है जो स्थिर रहता है, बाकी 97% तो क्या रहता है? जल चक्र के रूप में चलता रहता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे, एक पूछा था, एक भविष्य की धातु कौन सी है? एक प्रश्न आता है, भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तो भविष्य की धातु याद रखना, टाइटेनियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। भय धातु किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को। सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होती है। और सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम। कौन सी होती है? प्लेटिनम, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। तो नीचे से लिखना धातु, अधातु तथा उपधातु। पहला पॉइंट लिख लेना धातु, मेटल्स। इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे नीचे। पहला पॉइंट लिखो, धातुएं प्राय ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं प्राय ठोस अवस्था में होती हैं। पॉइंट लिखो, इनमें प्राय
आघात वर्धनीयता, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, धातुएं प्राय चमकदार होती हैं। धातुएं प्राय चमकदार होती हैं। अगला पॉइंट लिखना, धातुएं प्राय विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कंडक्टर। धातुएं प्राय हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। सर्वाधिक तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु को तांबा, तांबा। नेक्स्ट पॉइंट को मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में, मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु, मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु को लोहा, आयरन, फेरस, Fe। नीचे को विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी, फिर तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। तो चांदी इज लेस देन तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। नीचे लिखो, सिक्का धातुएं, कॉइन मेटल्स, कॉइन मेटल्स, सिक्का धातुएं, सोना, चांदी तथा तांबा। सोना, चांदी तथा तांबा। सोने का प्रतीक होता है Au औरम, चांदी का होता है अर्जेंटम Ag और तांबे का होता है कॉपर Cu। नीचे लिखो, सर्वाधिक हल्की धातु, सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम। और एक होती है अधातु, नॉन मेटल्स। यदि सबसे ज्यादा हल्की अधातु पूछे तो क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी है लेकिन वो गैस क्या है? अधातु है। नॉन मेटल्स में आती है हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की यदि नॉन मेटल्स पूछे तो हाइड्रोजन होगा और मेटल पूछे तो लिथियम होगा।
अगला पॉइंट लिखो, उद्योगों में उपयोग में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु। उद्योगों में उपयोग में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु। उद्योगों में उपयोग में आने वाली सर्वाधिक हल्की धातु मैग्नीशियम, Mg। अगला पॉइंट लिखना, गैलियम एक ऐसी धातु है, गैलियम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। ये प्रश्न आया हुआ एक बार कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसको ऐसे अपन हथेली पर रख लें तो उसी से पिघलने लग जाती है। गैलियम हथेली पर रखने पर धीरे धीरे पिघलने लगती है। नीचे लिखो, द्रव धातु, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। आगे लिखो, पारा, गैलियम तथा सीजियम। पारा, गैलियम तथा सीजियम। पारा, गैलियम तथा सीजियम, Hg, Ga तथा Cs। सबसे हल्की धातु तो कौन सी है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? हैवी मेटल, ऑस्मियम। देखो, सबसे भारी धातु हैवी मेटल, मैक्सिमम हैवी मेटल होती है ऑस्मियम, OS। नीचे लिखो, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु को एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम। अगला लिखो, सर्वाधिक कठोर एवं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु। हार्डेस्ट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, सर्वाधिक कठोर एवं उच्च गलनांक वाली धातु को टंगस्टन। टंगस्टन लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस या अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। 3422 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबसे कम गलनांक वाली धातु लिख लो, पारा। सबसे कम गलनांक वाली धातु पारा, -39 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, दो अगर ये पूछ ले सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है तो आंसर अलग होगा। धातु पूछ लिया तो आंसर अलग होगा, क्योंकि जैसे हीलियम है, हीलियम सबसे कम गलनांक वाला तत्व होता है। अब हीलियम क्या है? तत्व है। हीलियम अधातु में आती है, हीलियम गैस में आती है एक तरीके से, जबकि अपन जो पढ़ी है अभी पारा, वो पारा किस में आती है? धातुओं में आती है। तो धातु, अधातु, उपधातु ये सभी आते तो किस में है? तत्वों के अंदर ही आते हैं। तो अगर केवल धातु के लिए पूछे तो पारा आंसर होगा, यदि तत्व के लिए पूछे तो फिर आंसर होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम, क्योंकि धातु, अधातु, दस सारे किस में आ रहे हैं? तत्वों के अंदर ही आ रहे हैं। तत्व पूछे तो सबसे कम में
हीलियम होगा। और सबसे ज्यादा में कौन सा होगा? कार्बन। तत्व में यदि एलिमेंट पूछे तो एलिमेंट में सबसे कम तो होता है हीलियम, -270 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम होता है कार्बन का 3727 डिग्री सेल्सियस, 3727 डिग्री सेल्सियस। और मेटल्स की पूछे तो मेटल्स में सबसे कम मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम किसका होगा? टंगस्टन का होगा 3422 डिग्री सेल्सियस। तो अगला पॉइंट लिख लेना, सबसे कम गलनांक वाला तत्व, सबसे कम गलनांक वाला तत्व हीलियम गैस। हीलियम गैस -270 डिग्री सेल्सियस। -270 डिग्री सेल्सियस। और सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व कार्बन। हालांकि कार्बन धातु नहीं है, याद रखना, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, अधातु में आती है कार्बन। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कार्बन 3727 डिग्री सेल्सियस। 3727 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट लिखना, सबसे कम घनत्व वाली धातु, लो डेंसिटी, सबसे कम घनत्व वाली धातु किसका होगा? सबसे कम घनत्व भाई जिसकी, जो सबसे हल्की होगी उसका डेंसिटी कम होगी, और जो सबसे भारी होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम हल्की धातु अपन ने बताई थी लिथियम, तो सबसे कम घनत्व वाली कौन सी होगी? लिथियम। और सबसे ज्यादा घनत्व वाली कौन सी होगी? ऑस्मियम। देखो, सबसे कम घनत्व वाली धातु लिथियम, और सर्वाधिक घनत्व वाली धातु ऑस्मियम। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु ऑस्मियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सोडियम पोटेशियम धातुएं इतनी मुलायम होती हैं, सोडियम पोटेशियम धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, आशा धातु, होपफुल मेटल। आशा धातु, होपफुल मेटल किसको कहते हैं? यूरेनियम को। आशा धातु लिख लेना, यूरोनियम, यूरेनियम। भय धातु प्लूटोनियम, पीयू। भय धातु प्लूटोनियम। एक नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो, अमेरिका द्वारा जापान के शहर, अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में गिराए गए परमाणु बमों में ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भविष्य की धातु या रणनीतिक धातु टाइटेनियम। भविष्य की धातु, या इसको रणनीतिक धातु भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिकल मेटल कहा जाता है इसको, टाइटेनियम।
अब हेडिंग डालो मिश्र धातुएं, एलॉय, मिश्र धातुएं, एलॉय। मिश्र धातु में एक तरफ तो नाम लिखना है, उसके आगे उसका केमिकल कंपोजिशन लिखना है कि किस किस से मिलकर वो बनी होती है। जैसे पीतल है, तांबा जस्ते से मिलकर बनती है। कांसा है, तांबा टिन से मिलकर बनी होती है। नाइक्रोम है, निकिल लोहा क्रोमियम मैंगनीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी कहीं से मूर्ज धातु है, तांबा जस्ते से मिलकर बनी होती है, लेकिन उनका रेशियो अलग अलग होता है। जैसे फ्यूज वायर है, ये भी 10 cc से मिलकर बनता है, कांसा भी बनता है, लेकिन दोनों में रेशियो अलग अलग होता है। तो पहला लिखना पीतल। पीतल, पीतल किस किस से मिलकर बनती है? तांबा प्लस जस्ता। 70% तांबा होता है, 70%, 30% जिंक होता है इसमें। Cu प्लस Zn, तांबा प्लस जस्ता। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। यूज कहां करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं पीतल का यूज। आगे लिख लो, बर्तन बनाने में, घंटियां बनाने में। कॉपर, हाँ यस। दूसरा लिखो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर। कॉपर, जिंक प्लस निकेल। हर किसी में परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें रखनी है जिसमें एक ही चीज से दो धातु है। जैसे तांबा जस्ते से मुड़ धातु भी बनती है और पीतल भी बनती है। ठीक है। इसमें तांबा जस्ता और निकिल, कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बनी होती है जर्मन सिल्वर। कॉपर इसमें होता है वो 56%, जिंक होता है 24% और निकिल होता है 20%। आगे इसका यूज लिख लो बर्तन बनाने में। तीसरा लिखो गन धातु, गन मेटल। गन मेटल, कॉपर टिन प्लस जिंक। कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। टिन का सिंबल होता है एसएन, स्टेनम। गन मेटल में लिखना कॉपर, टिन प्लस जिंक, तीनों से मिलकर बनती है। बंदूक बनाने में यूज में आती है ये गन धातु। चौथा लिखना रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल गोल्ड। एक तो होता है ओरिजिनल गोल्ड, औरम। जैसे सोने की चैन 50,000 रुपए की आती है ओरिजिनल तो, और एक 50 रुपए की भी आती है। वो देख केवल दिखती सोने जैसी है, होती नहीं है। उसमें क्या होता है, तांबा और एल्यूमिनियम होता है। यानी तांबे की परत चढ़ी होती है, अंदर उसमें एल्यूमिनियम धातु होती है। वो थोड़े दिन बाद उसका कलर उड़ जाता है। रोल्ड गोल्ड कहते हैं उसको। जो ज्वेलरी बनती है ना, इस ज्वेलरी भी दो प्रकार, कई बार कहते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? बनती तो वो भी अपन इसको भी बनवाते हैं, ये कोई प्रकृति ने तो दी नहीं है, ये भी नेचुरल थोड़ी है, ये भी तो वही है। लेकिन ये नेचुरल है क्योंकि सोना प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए इसको नेचुरल कहा है। आर्टिफिशियल का मतलब है एक तरीके से रंग रोगन करके के एल्यूमिनियम पर तांबे की परत चढ़ा दी, उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं। तो शादी ब्याह में दुल्हन बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है ना, एक्स्ट्रा, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। ठीक है। नीचे लिखो कृत्रिम सोना रोल्ड गोल्ड में लिखो तांबा प्लस एल्यूमिनियम। तांबा प्लस एल्यूमिनियम आभूषण बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। नेक्स्ट लिखो सोल्डर धातु। सोल्डर, सोल्डर किससे बनता है? प्लम्बम प्लस टिन, सीसा प्लस टिन। शीशा प्लस टिन। सोल्डर धातु का यूज कहां करते हैं? टांका लगाने में करते हैं। जब दो धातुओं को, मेटल को जोड़ते हैं तो वह टांका लगाने में काम में आती है। अगली तो टांका लगाने में यूज में आती है। फ्यूज वायर भी किसका बना होता है? टिन और शीशे का ही बना होता है। डिफरेंस कहां आएगा? रेशो में। फ्यूज तार में तो टिन तो होता है 63% और प्लम्बम होता है 37%, और जो सोल्डर धातु है उसमें प्लम्बम होता है 70%।
और टिन होता है 30%। लिख लो इसमें बीच में 70 प्लस 30%। प्लम्बम होता है 70% और टिन होता है इसमें 30%। और फ्यूज तार में लिख लो टिन प्लस सीसा 63 प्लस 37। फ्यूज तार एस एन प्लस पीबी, फ्यूज वायर एस एन प्लस पीबी, ये भी दोनों से मिलकर बना होता है। एस एन तो होता है इसके अंदर 63% और प्लम्बम होता है 37%। अगला लिखना नाइक्रोम, लेड, पीबी। नेक्स्ट लिखो नाइक्रोम। नाइक्रोम जो हीटर का वायर होता है ना, जो उसकी कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम में निकिल, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज। तो निकिल, आयरन, क्रोमियम प्लस मैंगनीज। मैंगनीज एम एन यूज लिख लेना हीटर की कॉइल बनाने में, हीटर की कुंडली बनाने में। नेक्स्ट लिखो कांसा, ब्रॉन्ज। कांसा, कांसे के बर्तन बनते थे पहले, बहुत महंगे आते थे कांसे के बर्तन। को तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन। उपयोग लेना बर्तन बनाने में। नेक्स्ट को बेल मेटल। घंटियां जो बनती हैं वो बेल मेटल से बनती हैं। बेल मेटल में लिखना ये भी तांबा और टिन से मिलकर ही बनी होती है, बस रेशो का अंतर होता है। बेल मेटल में तांबा और टिन होता है 80-20 के रेशो में, और उसमें होता है ऊपर वाली में 88-12 में, 88-12%। कांसे में होता है, और बेल मेटल में कॉपर तो होता है 80% और टिन होता है 20%। यूज लिख लेना घंटियां बनाने में। नेक्स्ट लिखो मैग्नीलियम। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। एरोप्लेन की बॉडी बनाने में काम में आती है ये। मैग्नीलियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है इसमें 95%, मैग्नीशियम होता है 5%। यूज लिख लेना एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। एल्यूमिनियम 5%, मैग्नीशियम। यूज लिख लेना एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। नेक्स्ट ना ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन, ये जो प्रेशर कुकर होता है ना, इस प्रेशर कुकर की बॉडी किसकी बनी होती है? ड्यूरेलुमिन की बनी होती है। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन का, ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। 95% एल्यूमिनियम होता है, लगता तो एल्यूमिनियम जैसा ही है, बाकी उसमें कुछ मात्रा में तांबा मिक्स होता है, इसको ड्यूरेलुमिन कहते हैं। ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम प्लस तांबा। यू, हाँ, यूज लिख लेना प्रेशर कुकर बनाने में। प्रेशर कुकर बनाने में। नेक्स्ट लिखो मुर्ज धातु। मुर्ज, MUNTZ, मुर्ज धातु। सिक्के बनाने में काम में आती है मुर्ज धातु, और ये तांबा प्लस जस्ते से मिलकर बनती है, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनती है। यूज लिख लेना सिक्के बनाने में। नेक्स्ट को डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल लेना कॉपर जिंक प्लस आयरन। कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन। आयरन बहुत कम मात्रा में होता है, मात्र 2% होता है। ये जो जहाज होते हैं ना, इनके जो पंखे होते हैं, उन पंखों को बनाने में डेल्टा मेटल का यूज होता है। यूज लिख लेना जहाज के पंखे बनाने में।
जहाज के पंखे बनाने में, डेल्टा मेटल। नेक्स्ट को स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। लोहा, आयरन, क्रोमियम, निकिल प्लस कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकिल प्लस कार्बन। ये जो हॉस्पिटल में चिकित्सा के जो उपकरण इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन वगैरह के जो औजार होते हैं और जो ब्लेड वगैरह बनती हैं, ये स्टेनलेस स्टील के आते हैं। बर्तन वगैरह बनाने में भी स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं और मैक्सिमम इसमें लोहा ही होता है। प्योर स्टील तो बहुत महंगी होती है। अपन कहते हैं ना, जैसे स्टील की रेलिंग बनवाई अपन ने एक फ्लोर के लिए 10-20 हज़ार रुपए में बन जाती है। प्योर स्टील की नहीं होती है वो, उसमें भी 80% क्या होता है, लोहा होता है। यानी प्योर स्टील की तो पहली बात तो बन ही नहीं सकती रेलिंग, क्योंकि प्योर स्टील में तो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। यानी प्योर स्टील की तो बन ही नहीं सकती, बहुत ज्यादा वो एक तरीके से नाजुक रहती है। तो इसलिए उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जितनी आयरन की मात्रा ज्यादा होगी फिर वो इसीलिए वो सस्ती बन जाती है भाई। प्योर स्टील की रेलिंग तो 1 लाख रुपए में भी नहीं बनेगी। जो अपन कहते हैं ना स्टील का गिलास, तो प्योर स्टील का गिलास नहीं, आप देखना इनसे चुंबक चिपक जाती है हल्की फुल्की, केवल स्टील की परत होती है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे तांबे पर जस्ती की परत चढ़ाते हैं ना, गाटर वगैरह बनती हैं, क्योंकि जो कॉपर लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाते हैं, लोहा क्या होता है, एक्टिव ज्यादा होता है, जंग लग जाती है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, तो उस पर ऊपर जस्ती की परत चढ़ा देते हैं। जिंक क्या होता है, कम एक्टिव होता है, तो जिंक के कारण उस पर जंग नहीं लगता है। ऐसे ही जो लोहे के पीपे होते हैं, अपने जो खाद्य पदार्थ जैसे रसगुल्ले वगैरह के पीपे होते हैं, तेल के पीपे होते हैं, तो ये चमकदार हमें दिखाई देते हैं ना, तो उन पर टिन की परत चढ़ाते हैं। वो होता तो वो लोहे का ये पीपा, तो बाकी उस पर टिन की परत चढ़ाते हैं। वो लगता है ऐसा जैसे टिन का है या जैसे स्टील का है, लेकिन स्टील का नहीं होता, उसके अंदर तो लोहा होता है। केवल टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं बस, केवल ऊपर विद्युत लेपन क्रिया की जाती है। क्योंकि अगर खाद्य पदार्थ आयरन के कांटेक्ट में आएंगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे। टिन क्या होता है, क्रियाशील कम होता है, एक्टिव कम होता है, इसलिए वो खराब लंबे समय तक नहीं रहते। इसलिए डायरेक्ट उन पर लोहे की पीपे में नहीं डालते हैं, लोहे के ऊपर टिन की पूरी परत चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसके बाद खाद्य पदार्थों को उसमें रखा जाता है। तो स्टेनलेस स्टील का यूज लिख लेना, चिकित्सा उपकरण एवं ब्लेड बनाने में, चिकित्सा उपकरण एवं ब्लेड बनाने में। और एक लास्ट लिख लो, एलनिको, एलनिको। एलनिको लिख लो, आयरन प्लस कोबाल्ट, आयरन प्लस कोबाल्ट प्लस निकिल प्लस एल्यूमिनियम, निकिल प्लस एल्यूमिनियम। यूज लिख लेना, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में। एलनिको, एलनिको, हाँ, ELNICO, एलनिको, विद्युत चुंबक बनाने में काम में आता है। तो ये मिसेज आते हुए हैं और जनरल साइंस में यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार यूज में आ जाता है, तो आप पढ़ना इसको है, कल पढ़ेंगे अयस्क और